हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य कला, मौर्यकालीन कला। अब देखिए, मौर्यकालीन कला का विकास हमेशा कहाँ होता है? जहाँ पर शांति होती है, समृद्धि होती है। और यह मौर्य कला एक कह सकते हैं और मौर्य काल था, वो पूर्णतः शांति और सुख समृद्धि का काल मान सकते हैं। और मौर्य सम्राटों में भी देखा जाए तो अशोक का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसने मौर्य कला को महत्व दिया। और कह सकते हैं कि उन्होंने अनेक स्तूप विहार जो बनवाए थे वो पाषाणों के द्वारा बनवाए थे। पाषाणों का प्रयोग करके इसको एक चिरकालीन बना दिया था। और यहाँ से पाषाणों की प्रेरणा, क्योंकि उससे पहले जो बनाए जाते थे वो मिट्टी के, लकड़ी के आदि का प्रयोग करके इनको बनाया जाता था, जो नष्ट भी हो जाते थे। लेकिन इसको स्थायित्व, मतलब एक स्टेबिलिटी जो दी थी, वो अशोक के समय दी थी। अब हम अशोककालीन जो कला को हम दो भागों में पढ़ सकते हैं, एक राजकीय कला, एक लोक कला। राजकीय कला जिसके अंतर्गत राजकीय कलाकारों के द्वारा जो बनाई जाती थी, जैसे राजप्रसाद है, स्तंभ है, स्तूप है, गुहा विहार है, पाषाण वेदिका हैं। और जो लोक कला होती थी, जो स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा बना दी जाती थी, जैसे मूर्ति कला है, कोई भी बना सकता। यक्षिणियों की मूर्ति है, मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, जो कोई भी बना सकता था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसको हम दो भागों में हम पढ़ सकते हैं। अब देखिए, मौर्य काल में कला के अनेक स्मारक मिलते हैं, जिसमें से हम देखते हैं राजकीय कला। तो राजकीय कला में सबसे पहले जो स्थान आता है वो चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित कुम्हार में एक राजप्रसाद का निर्माण करवाया था, जो बालुआ पत्थरों का निर्माण करके बालुआ पत्थर पर चमकदार पॉलिश की गई थी। और उस 84 जो पाषाण के पत्थर के बने हुए स्तंभों के ऊपर यह सभा भवन बना हुआ था। और छत थी, और छत और इसका जो फर्श था वो लकड़ी का बना हुआ था। इस राजप्रसाद के बारे में फाहन ने कहा है कि ये मानव नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा निर्मित है। और एरियन जो हमें बताते हैं कि चंद्रगुप्त के राजप्रसाद की शान शौकत का मुकाबला ना तो शूशा और ना ही एकतरवा कर सकता है। अब देखिए, अगर हम नगरों के बारे में देखें तो देखिए, नगर बनाने में अशोक को नवीन नगर बनाने में बहुत रुचि थी। जैसे अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बनाया था, और वहाँ पर श्रीनगर बनाया था। और उसके बाद में आपका देख सकते हैं कि नेपाल में ललित पास, नेपाल में जो बनाया था वो ललित पास बनाया था। नेपाल में बनाया कौन सा था? वो ललित पास बनाया। तो लेकिन जो पाटलिपुत्र नगर मौर्यों की राजधानी रही। आपको पता होगा पाटलिपुत्र का निर्माण किसने कहा? जो हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र का निर्माण करवाया था। तो इसमें जो सेल्यूकस का राजदूत है मेगिस्थिनीज, इस नगर के विषय में हमें जानकारी देता है कि जो वह लिखता है कि भारत में जो सबसे बड़ा नगर है वो पोलिब्रोथा नगर है। और ये नगर है जो चारों ओर देख सकते हैं हम, ये नगर है। सपोज करो ये नगर है, ये चारों ओर लकड़ी की बनी हुई दीवार से ये चारों ओर से घिरा हुआ है। और ये बताता है कि ये गंगा और सोन नदी के संगम पर है। ये कहाँ है? गंगा, ये देखिए, सपोज कीजिए ये गंगा है और ये सोन नदी सपोज करिए मिल रही है। तो इस संगम पे ये पाटलिपुत्र बना हुआ है। और इसकी लंबाई 9.5 मील लंबा, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा है। और कह सकते हैं कि इसका जो आकार है वो समांतर चतुर्भुज का है। सपोज करें इस तरह से समांतर चतुर्भुज का इसका आकार है, और जिसके चारों लकड़ी की दीवार है। और इस दीवार में जाने आने के लिए कम से कम 64 द्वार बने हुए हैं।
तो 64 बुर्ज बते। तो इस बात में हमारा कौटिल्य भी जो इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं और कहते हैं कि राजधानी की रक्षा के लिए प्राचीर होना अति आवश्यक है, इसके चारों ओर गहरी खाई होनी चाहिए। तो कौटिल्य के अनुसार ये रक्षा प्राचीर ईंटों और पत्थरों की होनी चाहिए थी, लेकिन जो पुरातात्विक उत्खनन हुआ है तो वहाँ पर ये लकड़ी की ही प्राप्त हुई है। अब मौर्य प्रसाद जो राजप्रसाद बनाया गया था, जैसे ये राजप्रसाद था, वो किस में बना हुआ था? नगर के मध्य में बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम जो अगला आता है आपका स्तूप, स्तंभ। अगला आता है मौर्यकालीन राजकला में आपके स्तंभ। स्तंभों के कह सकते हैं कि मौर्यकालीन कला का जो उत्कर्ष प्रदर्शन अशोक के स्तंभों में ही दिखाई देता है। ये जो स्तंभ होते थे, इनका प्रयोग धर्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए थे। और ये जो स्तंभ होते थे राजकीय आदेश युक्त स्तंभ होते थे, और राजकीय आदेशों को इन स्थानों पर उत्कीर्ण करवाया जाता था। ठीक है, और इनके लिए जो पत्थर आता था मथुरा या चुनार की पहाड़ियों से लाकर लाल बालुए पत्थर पर ये बनाए जाते थे। और ये पत्थर जो स्तंभ होते थे एक ही पत्थर से, मतलब एक ही पत्थर से बनाए जाते थे। इन जो स्तंभ होते थे उन पर चमकदार पॉलिश की जाए। देखो ये अशोक स्तंभ है, इसमें कितना मतलब ये शाइनिंग कितनी है, ये चमकदार है। और ये चुनार के बालुआ पत्थर से लिया गया है। बालुआ पत्थर इसके लिए वहाँ से मंगाया गया चुनार से। अब देखिए इनके जो शीर्ष होता था, जो ये वाला शीर्ष आपको दिखाई दे रहा है, ये जो शीर्ष होता था, तो ये शीर्ष के ऊपर सिंह की, बैल की, हाथी आदि पशुओं की आकृति बना दी जाती थी। और सभी स्तंभ चमकदार सुडौल अब एक पत्थर से होती। इनकी संख्या 30 से 40 तथा ऊंचाई 35 से 50 फीट होती थी। लोहरिया प्रमुख स्तंभों में अगर हम पढ़ते हैं तो आपका ये लोहरिया स्तंभ लेख है, लोहरिया है, नंदगढ़ है, और आपका सारनाथ है, और हम कह सकते हैं सांची है, और रामपुरवा है। ये प्रमुख हैं। और सारनाथ स्तंभ तो भारत सरकार द्वारा अपनाया राज्य का चिन्ह है। अब जो स्तंभ होते थे वो दो प्रकार के होते थे। एक तो राजकीय आदेशों से युक्त स्तंभ होते थे, और एक होते थे सादे स्तंभ। अब देखिए जो राजकीय जो स्तंभ होते थे इनकी आकृति कैसी होती थी, मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं आपको। जो स्तंभ थे इनकी आकृति, जैसे जो स्तंभ थे, ये स्तंभ में आपके ये शीर्ष है, इसको जो बोलते थे शीर्ष बोलते थे। और इसके नीचे जो तना बना होता था इसको बोलते थे शीर्ष, और इसको बोलते थे तना मतलब लाठ, तना मतलब लाठ। ठीक, उसके बाद में शीर्ष को कई भागों में बांटा जाता था। जैसे शीर्ष होता था उसको भी हम कई भागों में बांटते थे। देखो कैसे, जो ऊपर का भाग होता था ये प्लेट हो गई, इसके ऊपर कोई पशु की आकृति हम यहाँ पर बना देते थे। ठीक है, उसके बाद में चौकी होती थी, इसको बोलते थे चौकी। अब चौकी के नीचे कंठ होता था, ये जो बन रहा है वो उसको बोलते थे कंठ। ठीक है, और ये चंकी इसके नीचे उल्टे कमल की आकृति, सपोज करो इस तरह से उल्टे कमल की आकृति बना दी जाती थी। उसके नीचे एक मेखला बना दी जाती थी जो इस तरह से बनती थी, एक मेखला बना दी जाती थी। तो इस तरह से इसकी आकृति होती। ये कमल का फूल है, कमल, और ये मेखला है, मेखला। ठीक है, इस तरह के स्तंभ होते थे। तो इनको कई स्तंभों को हम कई उसमें बांट सकते हैं। जैसे रामपुरवा है, जैसे लोहरिया नंदगढ़ का है। तो लोहरिया नंदगढ़ के जो स्तंभ पे हम किसकी आकृति पाते हैं? लोहरिया नंदगढ़ पे हमारी सिंह की आकृति है। ठीक है, लोहरिया नंदगढ़ पे हम
सिंह की आकृति प्राप्त है। रामपुरवा है, रामपुरवा पे हम वृषण की आकृति प्राप्त करते हैं। और सांची का जो स्तंभ सांची है, सांची के स्तंभ पर हम सिंह की आकृति प्राप्त करते हैं। और सबसे जो प्रमुख है वो है सारनाथ का स्तंभ, जिन पर कह सकते हैं पशुओं का ही चित्रण किया गया है। जो इतना सुंदर चित्रण किया गया है वो जो कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो सारनाथ में सिंहों के नीचे 4 पशु दौड़ते हुए दिखाए गए हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। देखो, ये सारनाथ का है, ये एक ये रहा और 4 से चारों दिशाओं में जैसे इसमें है घोड़ा, बैल, घोड़ा हुआ, बैल हुआ, हाथी और सिंह। ये चौकी पे है, जो लाट पे जो पशु आकृति बनी हुई है। ऊपर चार शेर हैं जो चारों दिशाओं में हैं, मतलब चारों दिशाओं की विजय का प्रतीक बता रहे हैं। और इसके नीचे जो आप कैसे कह सकते हैं, चौकी पर कंठ पर यहाँ पर ये आकृतियाँ बनी हुई हैं और ये वृत्ताकार में है। और प्रत्येक चारों ओर वृत्ताकार में चक्र बने हुए हैं। इनमें कितने अर हैं ये पूछ लिया जाता है। इसमें 24 अर हैं। ये जो लाइन बनी हुई है ऐसे 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 जो ये बन रहा है ये वाला, इसमें हमारी 24 अर हैं। और ये चक्र रत्न चौकी के ऊपर 4 सिंह चारों दिशाओं में मुंह किए हुए हैं, जो अशोक की शक्ति का प्रतीक करते हैं। तो सारनाथ के शीर्ष स्तंभ पर 32 अरों का एक चक्र बना हुआ है। जो शीर्ष में वहाँ पर 32 अर हैं। यह खंडित अवस्था में है। इसे धर्मचक्र प्रवर्तक का शीर्ष माना गया है। ओके, अब देखिए जो सांची का स्तूप मैंने बताया था, उसमें भी चारों तरफ जो मैंने कहा, जो सांची का जो स्तूप है, कह सकते हैं सांची का स्तूप है, वो सांची का स्तूप भी मतलब चार सिंह हैं जो पीठ सड़ाए बैठे हुए हैं। नीचे दाना चुंगते हुए हंस दर्शाए गए हैं। इसमें दाना चुंगते हुए हंस दर्शाए गए हैं। अब देखिए अगला स्तूप आता है। तो महात्मा बुद्ध की अस्थियों को आपको पता है कि 8 भागों में विभाजित किया गया और उनके ऊपर स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो जैसे सांची का महास्तूप, और ये जो होते थे, आप ये चित्र में देख रहे हो, इस तरह के स्तूप होते हैं। और गुफाओं का निर्माण भी मौर्य काल से ही प्रारंभ हुआ है। और ये जो स्तूप होते थे अर्धगोलाकार होते थे। जो स्तूप होते थे जो अर्धगोलाकार होते, और अशोक के समय 84,000 तक मतलब इनकी संख्या लिखी गई है कि 84,000 स्तूपों का इसने निर्माण करवाया था, जिसको बाद में पुष्यमित्र शुंगु ने तोड़ दिया था। ये जो स्तूप होते थे वो अर्धगोलाकार ईंट पत्थरों द्वारा निर्मित होते थे। कुछ स्तूपों के चारों ओर ये देखिए जो स्तूप बने हुए हैं, इनके चारों ओर पाषाण वेदिका बनी हुई है। ये पाषाण की वेदिका बनी हुई है। और ये चारों ओर लकड़ी की वेदिष्टियों का भी उल्लेख किया है। संग काल में पाषाण की बनाई जाती थी। स्तूप मुख्यतः भगवान बुद्ध या उनके शिष्यों के समाधियों के लिए बनाए जाते थे। भगवान बुद्ध या किसी बौद्ध भिक्षु की अस्थियों पर ही इन स्तूपों का निर्माण कराया जाता था। स्तूपों के निर्माण में पवित्रता की भावना का आधार होता है। तो जो सबसे प्रमुख जो स्तूप मिला है सांची का स्तूप, 2 प्रमुख स्तूप हैं, सांची का स्तूप और भरूच का स्तूप। जो सांची का स्तूप है वह विशेष महत्व रखता है। सांची कहाँ पर है? एमपी में। तो जो सांची का स्तूप है वो मतलब कह सकते हैं कि एमपी में जो भोपाल है, भोपाल से 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये बहुत बड़ा स्तूप है। इस आधार के निकट इसका व्यास 12.5 फीट मतलब इसी तरह से ये फैला हुआ है। और जिसका उपयोग प्राचीन काल में प्रदक्षिणा पथ के लिए किया जाता था। प्रदक्षिणा पथ तक पहुंचने के लिए स्तूप के दक्षिणी भाग में दोहरी सीढ़ियां निर्मित हैं।
अब देखिए इसके दक्षिणी भाग में दोहरी सीढ़ियाँ निर्मित हैं, ये इधर, और हम कह सकते हैं 4 भागों में किया है। जो पहला विभाजन हम देख सकते हैं सांची के स्तूप में, तो ये कह सकते हैं कि स्तूप लाल रंग के बालू व पत्थर पर बना हुए होते थे। और ये जो स्तूप होते थे इसके बाद में आ जाता है पाषाण वेदिका। मौर्यकालीन स्तूप और बिहार पाषाण वेदिकाओं से घिरे हुए होते थे, चारों तरफ से ये पाषाण वेदिकाओं से घिरे होते थे। मैंने अभी दिखाया था। पाटलिपुत्र के कुछ वेदिकाओं में टुकड़े मिले हैं जो चमकीले पॉलिश से मौर्यकालीन प्रतीत होते हैं। अशोककालीन वेदिकाओं के भग्नावशेष बौद्ध गया तथा सारनाथ में मिलते हैं। जो पाषाण वेदिकाओं के बारे में मैं बता ही चुकी हूँ कि जो उसके बाद में आप देखते हैं अब आता है राजकीय कला में एक गुहा विहार। अब गुहा विहार के बारे में अभी भरूच का स्तूप भी और रह गया। जो भरूच का स्तूप है, 2 ही स्तूप है, पाषाण वेदिकाएं है, भरूच का स्तूप में यह इलाहाबाद से 35 किलोमीटर की दूरी पे, वो भोपाल से 35 मील, जो बुंदेलखंड की नागौर रियासत में स्थित है। कर्णिघम ने इस स्तूप का पता लगाया था। कौन से? भरूच का स्तूप के। और यह स्तूप ईंटों का बना हुआ है जिसका व्यास 68 फीट है। स्तूप के चारों ओर पाषाण वेदिकाएं बनी हुई। इसके चारों ओर क्या बनी है? पाषाण वेदिकाएं भी बनी हुई हैं। ये स्तूप के चारों ओर पाषाण वेदिकाएं भी बनी हुई हैं जो भगवान बुद्ध की गाथाओं का उत्कीर्ण, और इस जो वेदिका है उसमें मतलब भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र से संबंधित चित्रण किया गया है। ये चित्र मौर्य कला की अनुपम कृति है। इस स्तूप में असंख्य आले बने हुए हैं जो कि दीपक जलाने का काम करते थे। आज यह स्तूप पूर्णतः नष्ट हो चुका है। भरूच का जो स्तूप है वो पूरी तरह से नष्ट होते हैं। बस इसकी पाषाण वेदिका कलकत्ता के अजायब घर में रख दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्तूपों के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद में आते हैं आपके गुहा, पाषाण वेदिका हो गया, गुहा विहार। गुहा विहार के बारे में हम कह सकते हैं पर्वतों की गुफाओं की चट्टानों को काटकर, जो पर्वत होते थे उनकी चट्टानों को काटकर उसमें कमरे कक्षों का निर्माण कार्य मौर्यकाल से ही हुआ है। जैसे अशोक ने अजीपग संप्रदायों को, जो अजीपगों को रहने के लिए अशोक ने और उसके पुत्र दशरथ ने पर्वतों को काटकर कई पाषाण गुफाएं बनाई थी। जैसे गया में बराबर की गुफा और नागार्जुन पहाड़ियों की गुफा। और जो गुफा की छत तथा दीवारों पर सुंदर पॉलिश कर दी जाती थी और ये लकड़ी के बने हुए थे। जैसे सुदामा, कर्ण चौपाल, विश्व झोपड़ी, गोपी गुफा, ये आपकी उन्होंने बनाई थी अशोक ने। उसके बाद में जो लोमेश ऋषि की गुफा प्रसिद्ध एक श्रेष्ठतम कोठरी अंडाकार, ये जैसे दिखाई दे रही है, ये अंडाकार है और मेहराब जाली का प्रयोग करके प्रवेश बनाया गया है। हाथियों द्वारा स्तूप पूजा दृश्य है और यहाँ पर यहाँ दिखाया गया है कि हाथियों द्वारा इस स्तूप पूजा का एक दृश्य उस पर अंकित है। इसके बाद में मौर्य कला में आता है लोक कला। लोक कला में हम सबसे पहले जो पाषाण मूर्तियाँ जो बनाई जाती थी, इसकी कला की मुख्य मूर्ति के कोई भी बना सकता था, स्वतंत्र मूर्तिकारों के द्वारा इनका निर्माण किया जाता था। तो इसमें जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी भूरे बालू व पत्थर की बनी हुई होती थी। जो मूर्तियाँ थीं ये भूरे बालू व पत्थर की बनी हुई थी और ये देखिए इसमें भी कितनी शाइनिंग है, ये चमक इसकी उत्कृष्ट होती थी। और पटना के दीदारगंज से ये मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। ये चमार गृहिणी अच्छी की प्रतिमा है।
जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो क्या थी, ये यक्षिणियों की, गंधर्व की, देवी की, पशु पक्षियों की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। और देखिए कह सकते हैं कि जो मूर्तियाँ थी वो आगरा और मथुरा के परखम गांव में मिली हैं। जो परखम गांव है वहाँ से हम मौर्यकाल की मूर्तियाँ प्राप्त करते हैं। जो ऊंचाई में ये मूर्ति लगभग 7 फीट ऊंची होती थी, जिसका निर्माण मैं बता चुकी हूँ कि ये भूरे और बालुआ पत्थर से इसका निर्माण होता था। एक दूसरी मूर्ति है जो बेसनगर में भी मिली है, जो कि एक स्त्री की है, जिसकी ऊंचाई 6 से 7 फुट है। नारी सुंदरता को स्वाभाविक अभिव्यक्ति मिलती है। पटना संग्रहालय में ये सुरक्षित है। मेहरौली और विदिशा से प्राप्त यक्ष की प्रतिमा, पटना में प्राप्त जैन तीर्थकर की टूटी हुई मूर्ति, ये मिरर। और देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो मूर्तियां हैं मृण मूर्तियों में हाथी की, घोड़े की, हिरण की, मनुष्य आदियों की मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं। अब देखिए ईरानी और अशोक के स्तंभों में क्या अंतर था। ईरान के स्तंभ होते थे वो कई टुकड़ों को जोड़ जोड़ के बनाए गए थे, लेकिन अशोक के स्तंभ थे एक ही पत्थर को काटकर बनाए जाते थे। बिना आधार के ये भूमि पर होते थे, मतलब इनको कोई आधार नहीं। लेकिन जो ईरानी स्तंभ होते थे, पहले एक चौकी बनाई जाती थी। सपोज करो, देखो यहाँ पर पहले एक चौकी बना दी गई, फिर उसके ऊपर स्तंभ बना दिए जाते थे, और ये क्या होते थे, विशाल भवनों के अंदर बनाए जाते थे, और इनमें मानव की आकृति लगाई जाती थी, मानव की। और ये जो स्तंभ होते थे वो क्या होते थे, नालीदार होते थे, नालीदार, इस तरह से नाली बनी होती। लेकिन अशोक के स्तंभ एक ही पत्थर के बिना आधार के भूमि पर बनाए जाते थे। शीर्ष पशुओं की आकृति तो थी। अशोक स्तंभ सपाट होते थे। तो हम निष्कर्ष के रूप में इस प्रकार मौर्यकालीन प्राचीन भारतीय इतिहास में कला और स्थापत्य की दृष्टि से उत्कृष्ट स्थान रखता है। इसमें पाषाण प्रयोग, गुहा प्रयोग, अभिलेख आदि क्षेत्रों में अनेक प्रयोग किए गए, जिनमें न केवल तत्कालीन कला को समृद्ध किया गया बल्कि भावी भारतीय कला को आधार प्रदान किया गया है। इस प्रकार हमारे ये मौर्यकालीन कला समाप्त होती है। धन्यवाद।